बेजारी। दौलतपुर में अब एली की जिंदगी ने एक मखसूस रंग इख्तियार कर लिया था। उसके सुबह शाम एक मखसूस डगर पर चलने लगे थे। कॉलेज उसके लिए दिलचस्पी से खाली था। अगरचे अब वो कॉलेज जाने से बिल्कुल ना घबराता, लेकिन उसकी तवज्जो तालीम की तरफ मबजूल ना हुई थी। उसे ये एहसास नहीं हुआ था कि तहसील इल्म करना उसके लिए जरूरी है। एली के लिए कॉलेज महज एक तफरीगाह थी। कॉलेज से वापस आते ही वो किताबें घर में फेंक कर अजमल की तरफ चला जाता और वहां किसी न किसी शगल में मसरूफ हो जाता। घर में तो कोई बात ऐसी ना होती थी जो उसके लिए जाज़िब तवज्जो होती। अली अहमद हिसाब का रजिस्टर पुर करने में मसरूफ रहते या किसी न किसी बात पर शमीम से झगड़ा शुरू कर देते। शमीम 2-1 मिनट चीखती चिल्लाती, हाथ चलाती और फिर थक कर रोना शुरू कर देती। उसे रोता देखकर उसकी दोनों बच्चियां चीखने लगती और घर में कोहराम मच जाता। राजो आ जाती तो अली अहमद की हिसाब किताब से दिलचस्पी खत्म हो जाती। रजिस्टर बंद करके वो राजो की तरफ मुतवज्जे हो जाते। बात बात पर हंसते चहचहाते। न जाने क्यों राजो के आने पर वो बहाने बहाने शमीम को बुलाते, उससे कुछ पूछते या उसकी तारीफ करते। शायद शमीम को तंग करने में मजा आता हो या शायद उसकी वजह उनकी अजली तमाशबीनी हो। राजो को देखकर गुस्से की वजह से शमीम की आंखों का फर्क बेहद नुमायां हो जाता और उसकी शक्लो सूरत बिल्कुल ही मज़ाक़ खेज हो जाती। बिलाखिर टीन का सिपाही कला बंद हो जाता और कश्मीर का सेब इंतकामन मुल्हका कमरे की अकबी खिड़की पर लटक जाता। बंद कमरे में रबड़ की गुड़िया चीखती और मट्टी का पहलवान गिरता और फिर इस्तादा हो जाता, फिर गिरता फिर इस्तादा हो जाता। गुड़िया तालियां पीटती, कहकह लगाती। नीचे सड़क से गुजरते हुए लोग उनके कहकहों को सुनकर रुक जाते। फिर पनवाड़ी की दुकान पर बात चल निकलती। हाँ मियाँ, रोज आवे है इस चुबारे वाले बाबू के पास। ठीक कहे ये, मैं आप देखे हूँ रोज यहाँ से गुजरते हुए। यहाँ आकर आंखें झुका ले है, मैंने कभी नहीं जताया। क्या कहा उस चौबारे माँ? अरे नहीं भाई, अक्ल की बात करो। अरे माँ खूब जानू, ये चौबारे वाला बाबू बड़ा घाघ है। ये बाबू 4 रोज माँ नचोड़ दिया उसने। अब वो चला हुआ पटाखा है, चला हुआ। शाम पड़ती तो राजू रुखसत हो जाती और अली अहमद फिर से रजिस्टर खोलकर मसरूफ हो जाते। फिर जब रात के 8 बजते तो वह आप ही आप गुनगुनाने लगते। ओफो, मुझे तो आज इंस्पेक्टर साहिब ने बुलाया था, याद ही नहीं रहा। हाफिजा किस कदर कमजोर हो गया है। ये कहते हुए वो बाहर जाने के लिए कपड़े पहनने लगते। 4-1 मिनट बल खाने के बाद शमीम गोया अपने आप से कहती, जैसे मैं जानती ही नहीं इनके इंस्पेक्टर साहब को। अली अहमद हंस पड़ते। तू तो बिल्कुल पगली है। राजो की तरफ जाना होता तो छुपाने की क्या जरूरत थी? तौबा, इतना नडर भी ना हो कोई। चोरी और फिर सीना जोरी, शर्म नहीं आती? शमीम जवाब देती, बेवकूफ, शर्म तो औरतों के लिए है। वो हंसने लगते, मर्दों के लिए नहीं। इस पर शमीम खामोश हो जाती और छोटे कमरे से सिसकियों की आवाज आने लगती। बस मैं अभी आया, ये कहकर अली अहमद बाहर निकल जाते और फिर आधी रात तक राजो के यहाँ पड़े रहते। उनकी वापसी पर घड़ी 2 घड़ी तो मियाँ बीवी की लड़ाई होती। शमीम बात बढ़ाने की कोशिश करती, लेकिन अली अहमद उसे चुटकियों में उड़ा के लेट जाते। ठीक है, वो कहते, तू लड़ना चाहती है तो मैं जरूर तेरी ख्वाहिश पूरी करूंगा, लेकिन हुक्के की चिलम भी है बगैर लड़ना ना भाई, ये मुमकिन है। तू जरा चिलम भर दे, फिर लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे, तू चाहे और हम ना लड़ें? भाई वाह, ये कैसे हो सकता है? उस पर शमीम रोते हुए चिलम भरने लगती और अली अहमद कपड़े बदलते हुए गुनगुनाने लगते। गुज़श्ता खिफ़्फ़त। जब भी अली अहमद बाहर जाने लगते तो एली घबरा जाता कि कहीं अली अहमद को उसे साथ ले जाने का ख्याल ना आ जाए। उनके साथ बाहर जाने से वो डरता था। उस मकान से डरता था जहां उसने वो रात बसर की थी। उस स्याफाम औरत से डरता था जिसका तहकीर भरा कहका अब तक उसके कानों में गूंजता था। वो उस कुर्ब से डरता था जिसका वो एक बार सजावार हो चुका था। अली अहमद बाहर जाने लगते तो वो घबरा जाता। राजो उनके घर आती तो वो चुपचाप दबे पांव बाहर निकल जाता। राजो की जेरे लब मुस्कुराहट से उसे ऐसे महसूस होता जैसे वो एली की गुज़श्ता खिफ़्फ़त से कमा हक़्क़ो हो वाकिफ हो, जैसे वो जानती हो जाने बगैर समझती हो, जैसे साजो ने उसे उस तमस्खुर भरे कहकहे समेत सारी बात बता दी हो। उसकी मुस्कुराहट एली के सीने में धार बनकर उतर जाती और वो महसूस करता जैसे वो कह रही हो, अच्छा तो जनाब भी इस मैदान में कदम रखते हैं। वाह वाह, बड़ी खुशी हुई है जानकर। इस पर वो गुज़श्ता खिफ़्फ़त अस्तर नौ उस पर तारी हो जाती। कभी तो राजो को देखकर एली के दिल में एक अजीब सी वहशत बेदार हो जाती
और उसका दिल चाहता कि बढ़कर उसकी कमीज तार तार कर दे और फिर चिल्ला चिल्ला कर कहे, मैं तुम्हें जानता हूं, तुम जोंक हो जोंक। फिर वो लाहौल पढ़कर अपने आप को महफूज करने की कोशिश में खो जाता और बिलाखिर चुपके से घर से बाहर निकल जाता। सीढ़ियां उतरते हुए उसे शरीफ की हंसी की आवाज सुनाई देती, नहीं नहीं एली, मोहब्बत करो मोहब्बत। तीन राहगीर। एक रोज राजू के आने पर जब वो दबे पांव सीढ़ियां उतर रहा था तो अली अहमद ने आवाज दी, एली जाना नहीं। वो रुक गया, उसका दिल धक धक करने लगा। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं अब्बा के पास नहीं जाऊंगा। एली इधर आओ। अली अहमद ने फिर आवाज दी। राजू उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई। अब तो नजर ही नहीं आता एली, उसने लाड भरे अंदाज से कहा। जी नहीं चाहता तेरा मिलने को। एली ने महसूस किया जैसे वो बात तंजन कही गई हो। एली जरा हमारे साथ चलना है तुम्हें। अभी चलते हैं, जरा ठहरो। अली अहमद बोले। मैं नहीं जाऊंगा। एली ने बाआवाज़े बुलंद कहने की नाकाम कोशिश की और फिर अपनी बेबसी पर बल खाकर खामोश हो गया। कुछ देर के बाद अली अहमद तैयार हो गए। चलो एली, वो बोले और फिर अली अहमद, राजू और एली सीढ़ियां उतरने लगे। अली अहमद और राजू के साथ दौलतपुर के बाजार से गुजरना एली के लिए बहुत बड़ी मुश्किल थी। वो महसूस करता था कि पनवाड़ियों की दुकानों पर खड़े लोग उनकी तरफ देख देख कर मुस्कुराते थे, उनके मुताल्लिक ज़ेरे लब बातें करते थे। उस वक्त एली की हैसियत सेल्समैन की सी हो जाती थी। उसे ये बात बेहद नागवार गुजरती, लेकिन वो कर ही क्या सकता था। वो तीनों राहगीर अजीब अंदाज से चले जा रहे थे। अली अहमद को तो लोगों की मौजूदगी का एहसास ही ना होता था। राह चलते हुए उन्होंने कभी राहगीरों या पनवाड़ियों की तरफ निगाह उठाकर ना देखा था। उन्हें उधर देखने की फुर्सत ही ना होती थी। वो तो गर्दन उठाकर चलने के आदी थे और उनकी गर्दन का जाविया ऐसा होता था कि सड़क निगाह से ओझल रहती, बल्कि मकानात की निचली मंजिल की तरफ देखना उनके लिए मुमकिन न रहता। और दोरोया बने हुए चौबारों या कोठों को मुंडेरों की तरफ देखते हुए वो आगे बढ़े जाते। उनके अकब में राजू बुर्का पहने हुए गरगाबी बजाते हुए यूं चलती जैसे वो दौलतपुर की राजू नहीं बल्कि कोई और ही हो, जैसे उसे कोई जानता ही ना हो। इस सब के बावजूद कभी कभी उसका सीना तन जाता, कदमों में शौखी लहराती और जाली के पीछे से लपकती, जैसे उसका जी चाहता हो कि उन आंखें फाड़ फाड़ कर देखने वाले लोगों से कहे कि मैं ही दौलतपुर का पटाखा हूं। क्या समझा है तुमने? जहां मेरा जी चाहेगा जाऊंगी, जिसके साथ जी चाहेगा रहूंगी, कर लो मेरा जो करना है। और दूर पीछे एली यूं चला आता जैसे बाजार से कोई सौदा खरीदने के लिए जा रहा हो और उसे उस मैले बुर्के में मलबूस ठक ठक करती हुई औरत और चौबारा निगाहों वाले मर्द से कोई ताल्लुक ना हो। उस रोज उनके पीछे पीछे चलते हुए वो दुआएं मांग रहा था, या अल्लाह, कहीं वो उस घर में न जा रहे हों जहां मैले पिंडे की बू के रैले आते हैं और वो स्याह गोश्त में मैले दांत। वो उसके रूबरू कैसे जाएगा? नहीं नहीं। मोड़ पर जाकर अली अहमद रुक गए। अच्छा राजू, तू चल घर, लेकिन जल्द उस जगह पहुंच जाइयो, समझी? हम इंतजार करेंगे। अच्छा कहकर राजू चली गई और अली अहमद और एली मुड़कर दूसरी सड़क को हो लिए। कई एक रास्तों से होते हुए बिलाखिर वो टाउन हॉल में दाखिल हुए जहां लोगों का हुजूम था। बेबी शो। आओ एली आओ, यहां आज बेबी शो है। अली अहमद ने एली की तरफ देखा। अरे बेबी शो नहीं जानते और कहने को कॉलेज में पढ़ते हो? वो सुनने लगे। वाह, ये भी लाजवाब बात है। देखो, बेबी का मतलब है बच्चा, यानी दूध पीता बच्चा, यानी वो बच्चा जो माँ का दूध पीता है। आज यहाँ इन बच्चों का शो होगा। म्यूनिसिपल हॉल में जो बच्चा सबसे ज्यादा तंदुरुस्त होगा उसे इनाम मिलेगा। यानी वो इधर उधर ताकते हुए कहने लगे, ये बच्चों की नुमाइश है, समझे? और सरकार ये नुमाइशें इसलिए मुरव्वज कर रही है ताकि लोगों की तवज्जो बच्चों की सेहत की तरफ मबजूल हो। वो न जाने किसकी तरफ देख कर हंसे और फिर अपना लेक्चर शुरू कर दिया। हाँ, तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, बेबी शो। शो का मतलब है मुजाहरा, मतलब है दिखाना। सी यानी SEE मतलब देखना और सी से शो, ये नाउन है, समझे? फिर खामोश हो गए। हाँ, तो क्या कह रहा था मैं? वो फिर किसी तरफ देखने लगे। हिफ्ज़ाने सेहत और जच्चा बच्चा का लेक्चर तो महज जुमला मोतरज़ा था। मतलब तो ये था कि इस इहाते में खड़े होकर बातें करने के बहाने इर्द गिर्द के मजमे में किसी को ताका जाए। एली महसूस कर रहा था जैसे बच्चों के बहाने वो औरतों की नुमाइश हो, और फिर दौलतपुर की औरतें भी तो ऐसी अच्छी न थी, उनमें वो अमृतसर और लाहौर वाली बात ही न थी।
स्याह रंग की दुबली पतली औरतें जिनकी बांस नुमा टांगों पर मैले तंग पजामों के गलाफ चढ़े थे और जिनकी गोदियों में इंसानी ढांचे लटक रहे थे। हर जुमले के बाद अली अहमद चारों तरफ देखते और हर बुर्कापोश को निगाहों से टटोलते जैसे उसे तोल रहे हों और फिर हंसने लगते। तुम इन्फेंट मॉर्टेलिटी को भी नहीं जानते। तुम्हें कॉलेज में पढ़ाते क्या हैं? वो देखो, हम तुम्हें समझाते हैं। आइए खान साहिब आइए, कहिए मिजाज कैसे हैं? वो एक अजनबी से कहने लगे। हाँ, मैं एली को समझा रहा था कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी किसे कहते हैं। बच्चे को बातें समझाने का बेहतरीन तरीका यही है कि इसे ऐसे त्यौहार दिखाए जाएं। और खान साहब के जाने के बाद वो मुस्कुराते हुए चारों तरफ देखने लगे। हाँ, तो क्या कह रहा था मैं, यानी मतलब है। एली को अच्छी तरह मालूम था कि मतलब क्या है और वो चाहता था कि चिल्ला चिल्ला कर लोगों पर वाज़ेह कर दे कि मतलब क्या है, बल्कि खुद उन्हें बता दे कि वो अच्छी तरह समझता है कि मतलब क्या है।